नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट से शुरुआत करने जा रहे हैं। उस यूनिट का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। सबसे पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बच्चों, 11th की यूनिट 3 बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। आपको इस यूनिट को बड़े ही ध्यान से और शांत मन से सुनना है ताकि आप कॉपी पर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एक एक पॉइंट को नोट कर सकें। यदि आप इस यूनिट को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो बच्चों आपको आने वाली क्लासेस में 12th या इसके आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कंपटीशन की दृष्टि से भी यह यूनिट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न केवल हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं बल्कि उन एलिमेंट्स का वर्गीकरण किस प्रकार से संभव हो पाया, कौन कौन से नियमों का प्रयोग किया गया, किन किन वैज्ञानिकों ने ऐसा करने में अपना सहयोग दिया, हम उन सब की चर्चा अपने इस यूनिट में करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। बच्चों, इस यूनिट को सरल तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग इस यूनिट को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग तत्वों का वर्गीकरण रहेगा और दूसरा भाग बच्चों उन्हीं तत्वों का जिनका हम लोग वर्गीकरण करेंगे, उन्हीं के गुणधर्मों की आवर्तिता का हम लोग अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ जाएगी बच्चों आप लोगों के। हम लोग इस यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग तत्वों का वर्गीकरण रहेगा। इसमें हम लोग तत्वों के वर्गीकरण को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने दूसरे भाग में बच्चों हम इन्हीं तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूं बच्चों, ये गुणधर्म जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। पहले हम गुणधर्म की बात कर लेते हैं। जब आपके सामने सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी बच्चों आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं गुणधर्म क्या चीज़ है। बच्चों, प्रत्येक पदार्थ के द्वारा 2 प्रकार के गुणधर्म दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक गुणधर्म भौतिक गुणधर्म कहलाता है। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा और फिर आपके सामने सारी बातों को स्पष्ट करूँगा ताकि आपको इस यूनिट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। गुणधर्म को हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा बच्चों रासायनिक गुणधर्म। मैं दोनों को यहाँ पर नोट किए देता हूँ। एक गुणधर्म भौतिक गुणधर्म कहलाएगा और दूसरा गुणधर्म मेरे बच्चों रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा। यहाँ तक सारी बात स्पष्ट हो गई होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चों, मैं एक नमक का टुकड़ा ले लेता हूँ। ये मैंने एक नमक का टुकड़ा लिया है, नमक का टुकड़ा, और इस नमक के टुकड़े को लेकर के आप सारी बातें स्पष्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि नमक का टुकड़ा सफ़ेद रंग का है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने देखा नमक का टुकड़ा सफ़ेद रंग का है। आपने देखा कि नमक का टुकड़ा ठोस है। कैसा है? ठोस है। पॉइंट नोट करते रहना। आपने देखा नमक का टुकड़ा सफ़ेद है। आपने देखा नमक का टुकड़ा ठोस है। और अगर आप इस नमक के टुकड़े को बच्चों किसी विलायक में अगर आप इस नमक के टुकड़े को घोल देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं
उस घोल के अंदर डाल देंगे तो आप देखेंगे हो सकता है कुछ समय के पश्चात यह नमक का टुकड़ा घुल जाए। कुछ पदार्थ ऐसे भी हो सकते हैं जो ना घुलें। ध्यान रखना बच्चों, मैं नमक की बात कर रहा हूँ तो नमक जल में विलय हो जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो नहीं भी घुलेंगे। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग उसकी विलेयता को भी देख सकते हैं कि भाई जल में घुलेगा अथवा नहीं घुलेगा। अब आप देखिए, इन तीनों की चर्चा हम लोगों ने अपनी आँखों के सामने कर ली। नमक के टुकड़े को देखा कि हाँ साहब सफ़ेद है, क्लियर हो गया, अपनी आँखों से देख सकते हैं। नमक का टुकड़ा ठोस है, अपनी आँखों से देख सकते हैं। यह महसूस कर सकते हैं कि साहब ये टुकड़ा घुलेगा या नहीं घुलेगा, ये भी हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ऐसे सभी गुणधर्म जिसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, ऐसे सभी गुणधर्म जिनको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, वे सभी गुणधर्म क्या कहलाएंगे? भौतिक गुणधर्म कहलाएंगे। जिन जिन गुणों को हम लोग अपनी आँखों से देख पाएंगे बच्चों, वे भौतिक गुणधर्म कहलाएंगे। अब दूसरी बात, ये नमक का टुकड़ा घुल रहा है, विलेयता है, ये तो हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन नमक के टुकड़े में ऐसा क्या हुआ? नमक के टुकड़े को जल में घुलने के पश्चात नमक के टुकड़े और जल के बीच में कौन सी क्रिया हुई जिस कारण से नमक जल में डिजॉल्व होने लगा, नमक जल में घुलने लगा? इसको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे सभी गुण जिनको अपनी नग्न आँखों से देखा ना जा सके, नग्न आँखों से देखा ना जा सके बच्चों, वह रासायनिक गुणधर्म कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? ऐसे गुण जिनको आँखों से देख सकते हैं भौतिक गुणधर्म कहलाएंगे, जैसे उसका रंग है, उसकी अवस्था है, उसकी विलेयता है। और ऐसे गुणधर्म जिनको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं उनको रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। तो आई होप आप गुणधर्म के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग तत्वों के वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग जब तत्वों को वर्गीकरण का ये जो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर अलग किया है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात यह आएगी कि आखिर तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या हम लोग तत्वों का अध्ययन आसानी से कर पाने में असमर्थ थे? सबसे पहले पॉइंट अपने मन में यही आना चाहिए। किसी किताब से रटने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने मन में सोचना है कि आखिर तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या हम लोग तत्वों का अध्ययन करने में असमर्थ थे? चलिए मैं बताता हूँ बच्चों। प्रारंभ से लेकर के अब तक, प्रारंभ से एक एक पॉइंट को बच्चों आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें ताकि आपके नोट्स भी बहुत अच्छे बन सकें। प्रारंभ से लेकर बच्चों अब तक मैं यहाँ पर सारी बातों को नोट करूँगा। प्रारंभ से लेकर के अब तक जितने तत्वों की खोज की जा चुकी है बच्चों, उनकी संख्या 118 है। कितनी है बच्चों? 118। यानी अब तक कितने तत्वों को खोजा जा चुका है? 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। क्लियर हो गई बात? सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आवश्यकता अपने आप निकल करके आ जाएगी। प्रारंभ से लेकर के अब तक कितने तत्व विराजमान हो गए साहब? 118 हो गए। और दूसरी बात यह है कि दिन पर दिन नए से नए तत्वों की खोज होती जा रही है। नए तत्वों की बच्चों खोज होती जा रही है। ध्यान से एक एक बात को समझना। यानी अभी तक 118 तत्वों की तो खोज की जा कर चुके हम लोग, और दिन पर दिन नए से नए तत्वों की खोज होती जा रही है। फिर दूसरी बात, ये जो 118 तत्व जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये सभी तत्व आपस में
आपस में जुड़ कर के यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ये सभी तत्व या इनमें से अधिकांश तत्व आपस में जुड़ कर के यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब साहब पहले तो 118 तत्वों के बारे में पढ़ना, फिर इनके माध्यम से जो यौगिक बनेंगे उनकी संख्या बहुतायत में होगी। उनकी संख्या बच्चों बहुतायत में होगी, यानी इतनी अधिक संख्या होगी जिनको याद रख पाना बच्चों बहुत कठिन है। इतने तत्वों को याद रख पाना, इनके गुणों को याद रख पाना, और फिर गुण भी बच्चों दो पार्ट में बट जाते हैं, फिजिकल, पी से फिजिकल, फिजिकल का मतलब भौतिक, और सी से केमिकल, केमिकल का मतलब रासायनिक। 118 तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों को याद रख पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, असंभव है। और फिर इनके द्वारा बच्चों जो यौगिक बनेंगे उनके गुणधर्मों का, भौतिक गुण, रासायनिक गुणों का अध्ययन कर पाना ये भी बहुत अधिक कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए बच्चों अनेक वैज्ञानिकों ने भरकस प्रयास किए, बहुत अधिक विचार विमर्श किया कि आखिर इतने तत्वों को और इनसे बनने वाले यौगिकों को हम किस प्रकार से याद रख सकें। इसके लिए बच्चों आवश्यकता पड़ी किसकी? तत्वों के वर्गीकरण की। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इतने अधिक तत्वों और उनके द्वारा बनने वाले यौगिकों के गुणधर्मों को याद रख पाना कठिन था, असंभव था। इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए कि तत्वों का वर्गीकरण कर दिया जाए, ताकि इस एक जैसे गुणों वाले तत्वों को एक तरफ रख दें, दूसरे प्रकार के गुण वाले तत्वों को दूसरी प्रकार से रख दें। जैसे मान लेते हैं कुछ तत्व ऐसे होंगे जो जल में घुल जाते होंगे, बड़ा ध्यान देना। कुछ तत्व ऐसे होंगे जो जल में घुल जाते होंगे, कुछ तत्व ऐसे होंगे जो जल में नहीं घुलते होंगे, कुछ तत्व ऐसे होंगे जो आसानी से टूट जाते होंगे, कुछ तत्व ऐसे होंगे जो आसानी से नहीं टूटते होंगे। तो ऐसी विभिन्न प्रकार के प्रोसेस करके, ऐसे विभिन्न प्रकार के क्रम तैयार करके बच्चों क्या किया गया? यौगिकों का वर्गीकरण कर देना प्रारंभ किया गया। जो जल में घुल जाते हैं उनको एक तरफ कर दिया, जो जल में नहीं घुलते उनको अलग कर दिया, जो आसानी से टूट जाते हैं उनका अलग समूह बना दिया, और जो आसानी से नहीं टूटते हैं उनका अलग समूह बना दिया। इस प्रकार से वर्गीकरण प्रारंभ हो गया बच्चों। और इस वर्गीकरण को किसी एक या दो वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया, बहुत से वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से वर्गीकरण संभव हो पाया। मैं आपके सामने तत्वों के वर्गीकरण की चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। जब बच्चों वर्गीकरण को प्रारंभ किया गया तो वर्गीकरण के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। कई वैज्ञानिकों ने अपने नियमों को प्रस्तुत किया, और नियमों को प्रस्तुत कर करके उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। ये मैंने आपके सामने 5 नियम लिख रखे हैं, 5 वर्गीकरण के तरीकों को बता रखा है। लेकिन बच्चों केवल 5 यही तरीके नहीं हैं, कई तरीकों को, कई नियमों को, कई सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया। ये मैंने केवल उन नियमों को, उन तरीकों को, उन वर्गीकरण के आधार को आपके सामने रखा है जिनको सर्वमान्यता प्राप्त हुई। जिनमें से सबसे पहला डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, दूसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम, तीसरा लोथर-मेयर की व्यवस्था, चौथा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और पांचवा मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। और इन पांचों में से सबसे अधिक मान्यता, सबसे अधिक यूज किसका किया गया बच्चों? यह मोजले की आवर्त सारणी है, जिसको आज
सबसे अधिक माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो आज सबसे अधिक प्रचलित है वह बच्चों मोजली की आधुनिक आवर्त सारणी। तो वर्गीकरण के लिए मैंने आपके सामने इन 5 व्यवस्थाओं को, इन 5 तरीकों को रखा है। मैं एक एक करके इन सभी तरीकों की, इन सभी नियम व सिद्धांतों की आपके सामने जानकारी रखूँगा। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि तत्वों के वर्गीकरण में हम लोग किन नियमों को पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला नियम डोबे-राइनर का त्रिक नियम। क्या है इसमें, ये क्या कहने वाले हैं, अपने सिद्धांत को इन्होंने किस तरीके से प्रस्तुत किया, क्या मेथड था, मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। डोबे-राइनर का त्रिक नियम। डोबे-राइनर ने क्या बताया, मैंने आपके सामने डोबे-राइनर का त्रिक नियम लिख रखा है। डोबे-राइनर ने किस तरीके से अपना यह नियम बनाया मैं बताता हूँ। बच्चों, ये जो ट्रिक लिखा हुआ है, त्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेड बोलते हैं। बात को समझना, क्योंकि यह नियम इम्पॉर्टेंट है। त्रिक को क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड का मतलब होता है 3। क्या होता है बच्चों, 3। इतनी बात समझ में आ गई। जब डोबे-राइनर ने अपना यह नियम जिस समय प्रस्तुत किया था, उस समय बच्चों परमाणु भार की खोज हो चुकी थी। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, इन सब की खोज हो चुकी थी। आप लोगों ने इससे पहले की जो यूनिट है परमाणु संरचना, उसमें परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, इन सब की जानकारी प्राप्त की होगी। यदि आपको जानकारी नहीं मिली है तो कृपया आप मुझे कमेंट्स करें, मेरे नंबर पर मैसेज करें, ताकि मैं इनकी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो जब डोबे-राइनर का यह नियम आया था, उसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आदि सब की खोज हो चुकी थी। ट्रिक को हम लोग इंग्लिश में ट्रेड बोलते हैं, जिसका मतलब है 3। आइए समझते हैं नियम क्या है। इन्होंने यह बताया था कि हम लोग समान गुण वाले तत्वों के 3 समूह बनाते हैं। समाज मान लेता हूँ, देखिए मैं इस तरीके से A, B, C, इनको एक ग्रुप में रख दिया। फिर आगे D, E, F, बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना। उसके बाद G, H, I, उसके बाद J, K, L। यानी डोबे-राइनर ने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए। देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं 3, इसमें भी आप देख रहे हैं 3, और इधर भी आप देख रहे हैं तो 3 तत्वों के समूह बनाए। लेकिन इनको रखने के पीछे उनका नियम क्या था, नियम ये था कि इनके गुण कैसे होने चाहिए, यानी इस समूह में ये जो 3 तत्व रखे हैं, इनके गुण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। और साथ ही साथ इनको रखा किस प्रकार गया है, इनको रखा गया है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। पॉइंट समझिए, फैक्ट समझिए। अर्थात डोबे-राइनर ने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बना दिए, और इन 3 तत्वों को किस प्रकार से रखा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, और इन तीनों तत्वों के गुण कैसे थे, समान थे। क्लियर हो गई बात। अगर आपसे कोई पूछे कि ये 3 तत्व आपने रख दिए हैं डोबे-राइनर के अनुसार, ये किस प्रकार से रखे, तो आप कहेंगे कि देखिए साहब A, B, C ये 3 तत्व रखे हैं, इनके गुण कैसे हैं, तीनों के समान हैं, लेकिन इसका परमाणु भार कम, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा फिर इसका, यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आपको यह अरेंज करना है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग पहले वाले तत्व, मान लेता हूँ इसका परमाणु भार x है,
कितना है x। और तीसरे वाले तत्व मान लेता हूँ इसका जो है इसका परमाणु भार 22 है। अगर पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व को हम लोग जोड़ दें, देखिए किस तरीके से x प्लस 22, अगर हम दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें, कितने से 2 से डिवाइड कर दें, तो जो परमाणु भार अपने को मिलेगा वो किसका होगा, इस बीच वाले तत्व का होगा। क्लियर हो गई। अर्थात क्या नियम था कि जब समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वह पहले और तीसरे वाले तत्व के योगफल का आधा होता है। समझ में आ गई। या फिर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, किसका, बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वह शेष 2 तत्वों, शेष तत्व कौन से, ए और सी, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, दोनों तत्वों के योगफल का आधा होता है। क्लियर हो गई। इसी प्रकार इसमें बात करते हैं E का परमाणु भार कितना होगा, तो आप D के और F के परमाणु भार को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दें, E का परमाणु भार आ जाएगा। G के और I के परमाणु भार को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो H का आ जाएगा। J का और L का परमाणु भार जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो K का आ जाएगा। आई होप आपको डोबे-राइनर का त्रिक नियम समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में मैंने आपके सामने 3 तत्वों को रखा है, 1 2 3। आप चाहें तो इनको नीचे क्रम में लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरह से क्रम में लिख सकते हैं। ये पहला तत्व है, ये दूसरा तत्व है और ये तीसरा तत्व है। 3 का देखिए मैंने समूह बना दिया, किसके नियमानुसार, डोबे-राइनर के नियमानुसार। लिथियम का जो परमाणु भार होता है बच्चों वह 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है मैं आपको बता दूं, पोटेशियम का 39 होता है। सोडियम का परमाणु भार अपने को नहीं पता। मैंने क्या नियम बताया था, डोबे-राइनर का जो नियम था वो क्या था कि ये जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार जो अपने को नहीं पता है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों का औसत होता है। औसत का मतलब दोनों के योगफल का आधा होता है। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। पहले वाला तत्व लिथियम और तीसरा वाला तत्व आप देखिए पोटेशियम, दोनों के परमाणु भारों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। Li का कितना है, 7, और K यानी पोटेशियम का कितना है तो 39। तो 39 और 7 बच्चों कितना हुआ, जरा देखिए 46। कितना हुआ, 46। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना आएगा बच्चों, 23 आएगा। क्लियर हो गई बात। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने डोबे-राइनर का यह जो त्रिक सिद्धांत था उसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स अवश्य करें। बच्चों एक बात और बता दूं, यह कंप्लीट एक पूर्णांक में भी आ सकता है और साथ ही साथ बच्चों लगभग में भी रह सकता है। एक आध अंक आगे अथवा एक आध अंक पीछे भी हो सकता है। मैं आपके सामने बात रखता हूँ किस तरह से, देखिएगा। मैं एक दूसरा सीरीज बना देता हूँ और अब दूसरी सीरीज में मैं फिर यहाँ पर लिखता हूँ तत्व और तत्व के साथ साथ परमाणु भार। अब की जो मैं तत्व लेने वाला हूँ देखिएगा बच्चों, Cl Br I। Cl को आप जानते ही हैं, Cl का मतलब बच्चों क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन और I का मतलब आयोडीन। तो जो Cl है
इसका जो परमाणु भार होता है वह 35.5 होता है। और आयोडीन का बच्चों आपको पता होना चाहिए 127 होता है। Br का नहीं पता। डोबे-राइनर ने क्या बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों के परमाणु भारों के योगफल का आधा, अर्थात 35.5 और प्लस बच्चों 127/2। अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। ज़रा बच्चों दोनों को ऐड करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। शायद इसकी जानकारी आप सभी को होगी। बताओ बच्चों कितना आ रहा है। पहले यही पॉइंट मैं आपसे पूछ लूँ, कितना आया बच्चों? मैं बता देता हूँ, 162.5। कितना बच्चों आया? 162.5। डिवाइड किससे करना है? 2 से डिवाइड करना है। जब हम लोग बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा। पॉइंट से पॉइंट निकाल लीजिएगा। आपका आंसर कितना आएगा ज़रा बताइए बच्चों। निकाल लिया होगा आप लोगों ने। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 81 के आएगा। कितना आएगा? 81 के नियर अबाउट में बच्चों इसका आंसर आएगा। और जो Br है इसका जो परमाणु भार होता है बच्चों वह 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। तो आप देखिए मैंने बोला था कि एक आध अंक ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इस तरह से यह डोबे-राइनर का त्रिक नियम हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को समस्या हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपने अगले लेक्चर में आपके सामने न्यूलैंड का अष्टक नियम एक्सप्लेन करूंगा और एक उम्मीद रखूंगा कि आप सभी को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में आप इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ ऐसे सभी छात्र छात्राएँ जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए।